देखो लास्ट क्लास इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था अपन, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होगा, कंपनीज को हम लोग इंटरनली ठीक कर रहा है, यहाँ पे कोर्ट का अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए। विदाउट कोर्ट्स अप्रूवल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। इसमें क्या करेंगे, हम हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिस्ट्रक्चर्ड करेंगे, ठीक है। हो सकता है एसेट्स का वैल्यू बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे हमारे डेट्स जो है उसको हम बोलेंगे फॉरगॉन करने के लिए, तो कुछ डिबेंचर होल्डर माफ कर देंगे, इन्वेस्टर को बोलेंगे थोड़ा पैसा और इन्वेस्ट करने के लिए। ये सारा काम हम इसलिए करें बिकॉज हमारे बुक्स में लाइबिलिटीज ओवर बर्डन है। दैट मीन्स हमारे बुक्स में पीएनएल का डेबिट बैलेंस चल रहा है, बिजनेस में लॉसेस चल रहे हैं, फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ नहीं कर पा रहे, इनटेंजिबल एसेट्स का अमोर्टाइजेशन नहीं हो पा रहा है। दैट्स द रीजन वी आर डूइंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल है कि हम लोग, हो सकता है कि कभी कभी यदि मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो शेयर कैपिटल, ठीक है। अब शेयर कैपिटल का या तो सिर्फ फेस वैल्यू चेंज कर रहे हैं, फेस वैल्यू चेंज करने से अमाउंट अमाउंट सेम रहेगा, एंड समटाइम्स हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जितने थे उतने ही रहेंगे, राइट। जो भी रिड्यूस इन वैल्यू या फिर बेनिफिट्स हो रहा है दैट इज ट्रांसफर टू योर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी यूज्ड टू राइट ऑफ योर पीएनएल डेबिट बैलेंस, fictitious assets and intangible assets, उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज करेंगे। एनी सरप्लस लेफ्ट ओवर आफ्टर राइटिंग ऑफ ऑल दीज थ्री आइटम्स हम लोग क्या करेंगे, एनी सरप्लस लेफ्ट ओवर को क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। यहां तक क्लियर है। उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद जब अपन को बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना होता है, जब बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना होता है तब क्या चीज ध्यान में रखना है, वर्ड एंड रिड्यूस लिखना ही होगा। इफ वर्ड एंड रिड्यूस नहीं लिखोगे तो यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि ये आपका बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन है। यहां तक क्लियर है ठीक है। कुछ क्वेश्चंस किया था लास्ट क्लास में, एक जो क्वेश्चन ऑलरेडी जर्नल अपन कर चुके थे उसका बैलेंस शीट बनाना था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी है बिकॉज क्वेश्चन खुद बैलेंस शीट देगा, आपने जो जर्नल में चेंजेस किए बस उसका इफेक्ट डालते रहना है। याद रखना लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था शेयर सरेंडर का, राइट। शेयर सरेंडर में एक ट्रेड पेबल्स पॉइंट था, तो कंप्लीट ट्रेड पेबल्स हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर किया था बिकॉज शेयर सरेंडर से अपने को शेयर्स इश्यू करना था। इज इट क्लियर। तो वहां पे मैंने लॉजिक भी बताया था नेट इफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन में सेम ही आ रहा था, बट सिंस हमने पहले शेयर्स को शेयर सरेंडर में ट्रांसफर कर दिया, दैट्स वाई हम इश्यू भी क्या कर रहे हैं, शेयर सरेंडर से कर रहे थे। क्लियर है। तो वो पॉइंट ध्यान में रखना, एग्जाम में सिली मिस्टेक होता है। आईसीआई क्या कर रहा है, पूरा ट्रेड पेबल्स को रिकंस्ट्रक्शन में डालता है और शेयर सरेंडर से शेयर्स इश्यू करता है, तो वो पॉइंट में गलती। क्लियर है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन अपन ने किया बस वही है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क था, इसको कर लेते। ये हो गया क्या, डाउट है। ठीक है चलो साथ में करते हैं इसको। Given below is the balance sheet of Rebuilt Limited as at 31st March X1 बैलेंस शीट दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस में डेबिट बैलेंस और पीएनएल है, तभी रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। अब हमें बोला क्या गया, the company is not earning profits short of working capital and a scheme of reconstruction has been approved by both the classes of shareholders. A summary of the scheme is as follows. अपन को करना क्या है, in show by journal entries how the financial books are affected by the scheme and prepare the balance sheet of the company after reconstruction. The nominal capital as reduced is to be increased to 6,50,000 for preference share capital and 7,50,000 for equity share capital. इसका मतलब नॉमिनल का मतलब ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल को क्या करना है, बढ़ा के दिखाना है आपको। यहां तक क्लियर है। अब नॉर्मल जर्नल का पहले बात करते हैं। सबसे पहले क्या बोला, द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड दैट देयर ₹50 शेयर्स शुड बी रिड्यूस्ड टू 2.5 बाय कैंसलेशन ऑफ 47.50 पर शेयर। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो पहले थे वो सेम ही रहेंगे, बस पहले उनके पास में ₹50 फेस वैल्यू का शेयर्स था, अब उनके पास कौन सा चला जाएगा 2.5, तो 47.5 मेरा चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो अपना पहला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा,
इलस्ट्रेशन नंबर 4, फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा, ये जो जैसे 50 का 2.5 हो जाएगा, हाँ, इसमें मेरा क्या होता है, मतलब जैसे टोटल जितना इन्वेस्टेड है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा ना। इन्वेस्टेड में तो फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे पास पहले सपोज 1000 थे, 50 रुपए फेस वैल्यू मतलब 50,000 रुपए, अभी भी नंबर ऑफ शेयर्स 1000 ही है, बट उसका फेस वैल्यू कर दिया 2.5। नहीं, शेयर्स उतना ही रहेगा, सिर्फ तुम्हारा फेस वैल्यू को रिड्यूस किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो तुम्हारा सेम ही रहेगा, इन्वेस्टर का वैल्यू कम हो रहा है। हाँ, इन्वेस्टर का वैल्यू कम हो रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,50,000, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 15,000 इक्विटी शेयर्स थे, 7,50,000 का, तो नया वैल्यू हम कितना कर देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू कितना 2.5, तो 15,000 इंटू 2.5, और बाकी फायदा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। शेयर होल्डर इसलिए एग्री किया क्योंकि वरना तो लोग सारे पैसे डूब जाते। हाँ, अब इतना बोला ठीक है कोई बात नहीं, क्या पता 2.5 रुपए का फेस वैल्यू मान के कंपनी रिवाइव कर जाए। Being shares of ₹50 each reduced to ₹2.5 each। क्लियर है इस एंट्री में? यहां तक किसी को डाउट? देन उसमें देखो आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला, दे हैव ऑल्सो एग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर, सब्सक्राइब का मतलब होता है नया शेयर्स लेने के लिए रेडी है उन लोग, 3 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2.5 ईच फॉर ईच इक्विटी शेयर्स हेल्ड, यानी एक के बदले में उनके पास यदि एक शेयर है तो वो सारे इन्वेस्टर 3 नए शेयर्स लेने खरीदने को तैयार है कंपनी से, जिसका फेस वैल्यू होगा 2.50। तो टोटल शेयर होल्डर है 15,000, यदि हर एक बंदा 3 लेगा तो टोटल कंपनी कितना इशू करेगी, 45,000 इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी से उन लोग खरीद रहे हैं तो कंपनी में पैसा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 इंटू 2.5, 1,12,500 to equity share capital 1,12,500, being 3 new right shares issued। बैठ जाओ तुम टिकता नहीं है वहां पे, फिर से आ जाते हैं। being 3 new right shares issued, ठीक है। Why we use the term right shares? एग्जिस्टिंग टाइप का ही शेयर हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हैं रादर देन गिविंग टू द आउटसाइडर, तो उसको अपन राइट शेयर्स बोलते हैं। जब आप सेम क्लास ऑफ शेयर्स इशू करते हो तो पहले प्रेफरेंस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना पड़ता है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही ले रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है राइट शेयर्स। बाकी आपने जो नरेशन लिखा वो सब भी चलता है, ऐसा कोई मार्क्स नहीं कटेगा नरेशन के लिए। हाँ, बिंग इक्विटी शेयर सब्सक्राइब, हाँ। ये था अपना पॉइंट नंबर 1। अब देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू कैंसल द एरियर ऑफ डिविडेंड। क्या एरियर ऑफ डिविडेंड हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रखा है क्या? कहीं पे भी लाइबिलिटी में नहीं, जस्ट नोट्स में दिखा रखा है कि पिछला 5 साल का डिविडेंड एरियर में, लेकिन हमने इसका रिकॉर्डिंग तो कर नहीं रखा है, तो यानी जब अनरिकॉर्डेड है तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, इसका कुछ नहीं करना। अब आगे देखो क्या बोला, and to accept for each ₹50 shares 4 new 5% preference shares of 10 each plus 6 new equity shares of ₹2.5 each
ऑल क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने क्या बोला कि हमारा जो 5 साल का डिविडेंड का एरियर है वो तो भूल जाओ, वो हमें देने की जरूरत नहीं है, बदले में अलग से हम आपसे क्या खरीदने को तैयार है। बोलता है हमें 50 रुपए का उनके पास प्रेफरेंस शेयर्स है। एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास फेस वैल्यू कितना है, 50 रुपए। देखो हमारे बुक्स में 50 रुपए फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में उन लोग क्या लेने को रेडी है, 4 न्यू 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। मतलब अभी एग्जिस्टिंग हमारे कंपनी में 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। अब ये 7% क्यूमुलेटिव के बदले में कंपनी उनको क्या दे रही है, 5% प्रेफरेंस शेयर्स। वो भी उसका फेस वैल्यू कितना होगा, 10 रुपए होगा। तो कंपनी क्या कर रही है, इनको तो कैंसिल कर रही है और नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर दे रही है, क्यूमुलेटिव नहीं दे रही है। क्यूमुलेटिव होने से फिर से डिविडेंड नहीं देंगे तो एरियर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनको तो खत्म कर दिया। इनका फेस वैल्यू 50 रुपए था, 6 लाख रुपीस के। टोटल कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे, 12,000। अब हर एक को हम कितना प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, 4 प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, लेकिन फेस वैल्यू कितना होगा, 10 रुपए वाला। तो 12,000 इंटू 4 इंटू 10, 4,80,000 रुपए। ये क्लियर है। एक लाइन और छोड़ देना चाहिए था मुझे। और देखो क्या बोला वहां पे, प्लस, यानी उन लोग अपना एक प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में 4 नए प्रेफरेंस शेयर्स तो ले ही रहे हैं, प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2.50 ईच, ये भी चाहिए उनको। बोलता है हम लोग के पास 50 रुपए फेस वैल्यू वाला प्रेफरेंस शेयर्स है, वो सारा आप ले लो कंपनी वापस, बदले में हमें 4 नए प्रेफरेंस शेयर्स दे दो 5% वाले, और 6 नए इक्विटी शेयर्स दे दो ₹2.50 वाले। तो हमें इक्विटी शेयर्स भी उन्हें देना पड़ेगा। खरीद नहीं रहे, एक्सचेंज कर रहे हैं उन लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहा। उन लोग अपने प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में नए प्रेफरेंस शेयर्स और नए इक्विटी शेयर्स ले रहे हैं। नहीं, क्योंकि वहां सब्सक्राइब वर्ड नहीं लिखा हुआ कि उन लोग उसके लिए नया बाय करने को रेडी है। तो हम लोग उनको इक्विटी शेयर कैपिटल देगा जिसका फेस वैल्यू 2.5 है। कितना देना पड़ेगा, 6 नए इक्विटी शेयर्स देने हैं फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर्स। तो कितना देना पड़ जाएगा, वैल्यू वाइज बता रहे हो क्या आप, इक्विटी शेयर्स कितने देने पड़ेंगे, 72,000। एक को 6 नए इक्विटी शेयर्स देने हैं, टोटल 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स है। तो 12,000 इंटू 6, 72,000 इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे जिसका फेस वैल्यू 2.5, तो 1,80,000। यहां पे मेरे 6 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स बंद हुए, लेकिन नया लाइबिलिटी कितना आ गया, 6,60,000। 60,000 का तो नुकसान हो रहा है कंपनी को अभी रिकंस्ट्रक्शन में। ऐसे लग रहा है रिकंस्ट्रक्शन करके फिर फायदा ही क्या हुआ, फायदा हुआ है, क्योंकि क्यूमुलेटिव से हटके हमने नॉर्मल प्रेफरेंस दिया। पहला तो बात ये, फ्यूचर में ये फायदा होगा, क्योंकि फ्यूचर में जब कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाएगी तो एरियर इन डिविडेंड आएगा ही नहीं। डिविडेंड नॉट पेड नॉट पेड, इफ क्यूमुलेटिव है तो प्रीवियस ईयर का ऐड करके देना होता है। सेकेंडली, रेट ऑफ डिविडेंड कम हो गया, पहले 7% था, 5% ही है फ्यूचर के लिए। तो इस तरीके से फायदा हुआ कंपनी को। तो यहाँ पे जो नुकसान है आ जाएगा मेरा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। being 7% preference shares of ₹50 each converted into 5% preference shares of ₹10 each, along with 6 new equity share of ₹2.5 each.
क्लियर है जो लोग करके रखा हुआ है? आगे बढ़े। Lenders to the company for rupees 1,50,000 have agreed to convert their loan into shares, and for this purpose they will be allotted 12,000 new preference shares of rupees 10 each and 12,000 new equity shares of rupees 2.5 each. अब lenders कितने? 1,50,000 वाले lenders का कोई नाम है क्या? लोन है, नॉर्मल लोन। लेजर का नाम तो लोन है, तो लोन अकाउंट डेबिट कितना रुपए का लोन? 1.5 लाख के लोन के बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं? 5% प्रेफरेंस शेयर। कितने दे रहे हैं हम? 12,000 प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपए का एक, तो 1,20,000। और कितने इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं? 12,000 इक्विटी शेयर्स, 2.5 रुपए का एक, दैट मीन्स 30,000 हो गया। सर वो 5% इसलिए दिया, ऊपर में वो कर दिया इसके ना क्या चीज? हाँ, अब हमारे बुक्स में 7% वाले प्रेफरेंसेस है ही नहीं, हमारे पास 5% वाले, ये तो हमें वही अलॉट करने पड़ेंगे। being loan converted into, अब तुम लोग बोलेगे भैया इसमें फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं, सच्ची बताओ फायदा हुआ या नहीं हुआ? फायदा हुआ ना, क्योंकि लोन लायबिलिटी था। अच्छा वो भी लायबिलिटी है, लेकिन क्या बोलते हैं, लोन में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। लोन में डिविडेंड देना पड़ता, हाँ लोन में इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन प्रेफरेंस और इक्विटी में तो डिविडेंड ही देना पड़ेगा, वो तो प्रॉफिट होगा तब देगा। अब लोन तो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, उसमें तो लॉस प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो फिर भी इंटरेस्ट देना पड़ता, तो वो एक प्रॉब्लम। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री, द डायरेक्टर्स हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब, मतलब खरीद रहे हैं, in cash for 40,000 new equity shares of rupees 2.5 each, in addition to any shares to be subscribed by them under A above। यानी ऊपर में जो खरीदा वो तो खरीदा ही, अलग से और कितना शेयर्स लेने को तैयार है? 40,000 शेयर्स उन लोग और खरीद रहे हैं, मतलब 1 लाख रुपए कंपनी को दे रहे हैं। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीस, being equity shares allotted या subscribed by directors। क्लियर है? Of the cash received by issue of new shares, rupees 2 lakh is to be used to reduce the loan due by the company। इन शॉर्ट बोल रहा है लोन का रीपेमेंट कर दो, लोन टू बैंक, नॉर्मल लोन का रीपेमेंट कर दो, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख being loan repaid। इसके बाद लास्ट पॉइंट बोला था, इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड इज टू बी अप्लाइड टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस इन पीएनएल एंड राइट ऑफ 35,000 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट। मतलब इन शॉर्ट इन लोग बोल रहा है कैपिटल रिडक्शन को यूज करना है। अब कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कितना आ रहा है हमारे पास? कितना? 652,500। तो टोटल कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रखा है 652,500 से, तो उसको अपन यूज करेंगे सबसे पहले पीएनएल का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करने के लिए 4,51,000। फिर और एक चीज राइट ऑफ करने के लिए बोला
प्लांट को राइट ऑफ करने बोला 35,000, कर दिया हमने। क्या अभी भी पैसा बच गया क्या? तो ये बचा हुआ पैसा कहाँ चला जाएगा? जेब में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटेंजिबल एसेट्स है, और बोला भी है एनी बैलेंस रिमेनिंग इज टू बी यूज्ड टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क एंड गुडविल। तो टू ट्रेडमार्क एंड गुडविल 166,500। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में, बिंग अमाउंट रिटर्न ऑफ। पीएनएल को मतलब डेबिट मतलब लॉस दिखा रहा था तो उसको राइट ऑफ कर दिया ना। हाँ, अब इसी का इफेक्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा आपका। इसमें किसी को डाउट? इफ नहीं, जिसका हो गया बैलेंस शीट में, किसी को डाउट? ठीक है, बैलेंस शीट भी डिस्कस कर लेते हैं। फाइव कर लिया था क्या? फाइव नहीं किया था। हाँ वही 5 कर। हाँ, उसके पीछे में जो बोला हुआ है नॉमिनल कैपिटल एज वो ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में बोला हुआ है। अच्छा, यहां तक हो गया ना? अब देखो बैलेंस शीट की बात करते हैं। आपका नॉमिनल कैपिटल इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स कितना हो जाएगा? 6,50,000 का प्रेफरेंस शेयर्स एंड 7,50,000 का इक्विटी शेयर्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? एज is to be increased to this and 7,50,000 फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखो यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल तो 7,50,000 ही है, राइट? ऑथोराइज शेयर कैपिटल जब आएगा, ये तो इशूड एंड सब्सक्राइब दिया हुआ है। हम लोग को पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल दिखाना पड़ेगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल पहले आएगा, जिसमें दो चीज आएगा, एक आएगा प्रेफरेंस शेयर्स और एक आएगा इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स ऑथोराइज कितना है? 6,50,000 रुपीज। तो एक प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। तो 65,000 प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएगा। तो 65,000 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each है? रोके चला गया? क्यों रोके क्यों जाएगा? फिर 7.5 लाख रुपए का आपको क्या करना है? इक्विटी शेयर्स दिखाना है। तो 7.5 लाख रुपए का दिखाना है। फेस वैल्यू तो 2.5 है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2.5। तो ये तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, यही खत्म हो जाएगा। ऑथराइज्ड वाला तो वहीं खत्म हो जाएगा। अब नाउ इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, ये लाइन कट जाएगा, ये वैल्यूज चेंज होंगे। यहाँ 5% आएगा, क्यूमुलेटिव वर्ड हट जाएगा, फेस वैल्यू 10 हो जाएगा, यहाँ 2.5 हो जाएगा। पहले तो इतना चेंजेस तो होगा ही होगा इशूड एंड सब्सक्राइब में। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। देखो पहला एंट्री में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो गया था? 15,000 यहाँ पे। नेक्स्ट 45,000 नेक्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर्स आए। फिर थर्ड एंट्री में 72,000 के।
फोर्थ एंट्री में कितना? 12,000 होगा ना। फोर्थ एंट्री में तो 12,000 इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। इफ 30,000 रुपीज है, फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तभी तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आएगा। तो 1,44,000 वो हो गया। फिर फिफ्थ एंट्री में कितना? 40,000। तो टोटल 1,84,000 इक्विटी शेयर्स हो गए। तो इधर आ जाएगा 1,84,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2.5 ईच, तो 4 लाख। अब यहां पे ब्रैकेट में नीचे लिखना पड़ेगा आउट ऑफ द अबव कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है। अब कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या क्या आएगा देखना। ये इक्विटी शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश है, कन्वर्जन हुआ है। देन ये वाला इक्विटी शेयर्स अदर देन कैश, ये वाला इक्विटी शेयर्स अदर देन कैश, दैट्स इट। तीन है ना, एक लोन से भी तो हुआ है ना। हाँ वही तो बोल रहा, एक ये लोन वाला 12,000 इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स वाला 72,000 इक्विटी शेयर्स, और एक ये 15,000। तो 15,000, 72,000, 12,000, टोटल 99,000 इक्विटी शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये समझ में आया नहीं आया? इसके नीचे में आप लिखोगे 1,84,000 के नीचे में लिखोगे 99,000 इक्विटी शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का। पक्का 1,84,000 ही था ना इक्विटी शेयर्स? कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं है? चेक करो, 180 होना चाहिए था क्या? इतना ही है, 184। यहां तक क्लियर है? अब प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हो गए? 48,000 तो थर्ड एंट्री में, 12,000 भी थर्ड एंट्री में, 60,000 और तो कोई है नहीं। तो ये 60,000 प्रेफरेंस शेयर सारे के सारे क्या है? कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहां 6 लाख हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितना? 10,60,000, 10,60,000। तो शेयर कैपिटल में 10,60,000 आ जाएगा बैलेंस शीट का फेस में। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस पूरा हट जाएगा क्योंकि हमने राइट ऑफ कर दिया। रिजर्व्स एंड सरप्लस पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट ऑफ कर दिया था। लोन का क्या किया था हमने? 5,73,000 का लोन था जिसमें से 1 लाख को कन्वर्ट कर दिया एंड 2 लाख को
रीपे कर दिया, तो हमारा लोन बचा कितना 2 लाख। और कुछ किया था क्या लोन के साथ? 2 लाख का रीपेमेंट था, 1.5 लाख का कन्वर्शन। कन्वर्शन। 2 लाख का रीपेमेंट, 1.5 लाख का कन्वर्जन, और टोटल लोन का वैल्यू था 5,73,000। दैट मीन्स 2,23,000 का लोन बचा है। तो यहाँ लोन का वैल्यू नोट्स में कम हो जाएगा, 2,23,000 बचेगा ना। हाँ 2 लाख के। तो बैलेंस शीट में भी 2,23,000। ठीक है। ट्रेड पेबल सेम रहेगा, अदर करंट लायबिलिटीज सेम रहेगा, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया था। तो इससे हमारा बैलेंस शीट का टोटल बदल जाएगा। $15,25,000। ये तुम्हारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटल आएगा 15,25,000। अब एसेट्स में नोट नंबर 4, एसेट्स में कुछ चेंजेस किया था क्या? प्लांट का वैल्यू कम किया था ना, बिल्डिंग कुछ नहीं किया, लेकिन प्लांट का वैल्यू में 35,000 राइट ऑफ किया था, राइट? तो 2,68,000 माइनस 35,000, 2,00,000। अरे भाई 668 में तो दो चीज है, बिल्डिंग है और प्लांट है, तो हम लोग प्लांट से ही कम करेंगे। तो 633 हो जाएगा टोटल वैल्यू। तो बैलेंस शीट में भी वही आएगा 633। इनटेंजिबल एसेट्स 3,18,000 का था, कितना माइनस कर दिया हमने? 318 में से माइनस 166,500, तो बचेगा 151,500। तो ये 151,500 बैलेंस शीट का फीस में आ जाएगा। इन्वेंट्रीज के साथ कुछ किया क्या? ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ एक आइटम आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो तो बैंक बैलेंस कैलकुलेट करो। बैंक का एंट्रीज किया था ना हमने। सेकंड एंट्री में पैसा आया 1,12,500। फिफ्थ एंट्री में और पैसा आया 1,00,000। सिक्स्थ एंट्री में हमने पे ऑफ कर दिया, 12,500 बच रहे हैं। तो 12,500 रुपीज बच रहा है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,500 बोल के आएगा। तो अब हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैच होना चाहिए। बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना तो इसमें पूरा इजी है। 15,25,000। लक्ष्मी डाउट? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं बैलेंस शीट में? Try number following scheme of internal reconstruction is sanctioned. All the existing shares are reduced to ₹40 each. मतलब अपन क्या कर रहे हैं, फेस वैल्यू चेंज कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स उतना ही रहेगा। तो हमारे इक्विटी शेयर्स कितने के थे? 100 रुपए के। 100 से 40 कर दिया तो 60 रुपीज कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर में। सिक्स कर लिया था क्या अपन? 6 कर लो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
₹100 का फेस वैल्यू कितना रुपए आ जाएगा? 2 करोड़ है ना? 2 लाख शेयर्स बोल 2 लाख अच्छा, हाँ, 2 लाख शेयर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 रुपए। रिड्यूस करके 40 हो जाएगा। तो 2 लाख इंटू 40, 80 lakhs to capital reduction account 1 crore 20 lakhs. नरेशन लिख देना, being equity shares of ₹100 each reduced to ₹40 each. जब तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बोले कि नरेशन नहीं लिखना, तब तक जब तक आप जर्नल एंट्री करोगे, ईच एंड एवरी जर्नल में आपको नरेशन लिखना ही होगा। क्लियर है यहां तक? All preference shares are reduced to ₹60 each. सेम कहानी, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बंद होके नया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा ₹60 वाला। 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 करोड़ रुपए के बदले में 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा ₹60 वाला। $1 lakh into 60 lakhs। बाकी चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 40 lakhs। सेम टाइप का नरेशन। Number 3, the rate of interest on debenture increased to 6%. The debenture holders surrender their existing debentures of 100 each and exchange the same for fresh debenture of 70 each for every debentures held by them. यानी क्या कर रहे हैं, पुराने डिबेंचर्स सरेंडर कर रहे हैं। पुराने डिबेंचर्स कितने हैं? 5% वाले हैं, 80 lakhs के। तो 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 80 लाख रुपीस के, यानी 80,000 डिबेंचर। 80,000 डिबेंचर। अब इनको हम क्या दे रहे हैं? 6% डिबेंचर्स दे रहे हैं, फेस वैल्यू 70 वाले। तो 80,000 इंटू 70, 56 लाख रुपीस के डिबेंचर्स चले गए। बाकी फायदा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 24 लाख। समझ में आ रहा है ना? मैंने बोला सबसे इजीएस्ट ऑफ द चैप्टर है। कितना मार्क्स का था फिर इससे? 10 मार्क, 12 मार्क, नहीं भी आता, कुछ भी कहानी हो सकता है। क्या चीज? Being 5% debentures of 100 each converted to 6% debenture of 70 each. Being rupees. Property, plant and equipment is to be written down by 20%। यानी पीपीई को क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ वाला पार्ट तो लास्ट में एक साथ में कर देंगे कैपिटल रिडक्शन से। करंट एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 90 लाख। करंट एसेट्स का वैल्यू है कितना?
2 करोड़ रुपए है, उसको 90 lakhs पे लेके जाना है, तो यानी करंट एसेट्स का वैल्यू कम करना है। ये भी लास्ट में एक साथ कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीपी टू करंट एसेट सब कुछ करके। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी ब्रॉट टू देयर मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट बुक्स में है 20 लाख का और मार्केट वैल्यू है तो 1 लाख से इसको भी कम करना है, तो सेम एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। यानी अभी तक 3 सेम एंट्री आ रहा है, कैपिटल रिडक्शन टू पीपी, कैपिटल रिडक्शन टू करंट एसेट्स, कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट, तो एक साथ ही कर लेंगे। वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू whom the company owes rupees 40 lakh decides to forgo 40% of his claim। 40 लाख रुपए कंपनी को पे करना है, उसमें से उसने 40% माफ कर दिया। The creditor is allotted with 60,000 equity shares of 40 each in full and final settlement of his claim। अब इसी में असली कहानी है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है आपका? 40 लाख में से 40% 16 लाख राइट ऑफ कर दिया। 16 लाख रुपए को राइट ऑफ कर देगा, और जो बचा हुआ है जो बचा हुआ है 24 लाख रुपया उसका इक्विटी शेयर इशू। करेक्ट, नहीं और कुछ भी नहीं है। 60,000 into 40 तो हमारे टोटल क्रेडिटर है कितने? टोटल क्रेडिटर 40 लाख का है। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 40 लाख, जिसमें से हम 60% के लिए क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स। कितने इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं? 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 40 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 40 ईच, यानी 24 लाख। बाकी उसने जो माफ किया वो कहां चला जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन में। यस, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। Taxes and liabilities to be settled. The taxation liability is to be settled at 3 lakh। taxation liability बुक्स में है क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 2 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा? फिर ज्यादा देना पड़ेगा ना कैपिटल रिडक्शन से। तो हमने प्रोविजन तो बना ही रखा था, तो यानी टैक्सेशन लायबिलिटी टू बी सेटल्ड, पे नहीं करना है आपके बुक्स में, लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है। अभी तक वो प्रोविजन में था, अब टैक्सेशन का लायबिलिटी तो रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद में ही पे किया जाएगा। तो बोलता है टैक्सेशन का जो लायबिलिटी है वो अब फाइनलाइज हो चुका है। कितना? 3 लाख रुपए। अब हमने प्रोविजन तो बना ही रखा है, तो क्या करेंगे अपन? 1 लाख रुपए और डालना है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख का तो था ही, 1 लाख रिकंस्ट्रक्शन से देंगे, लेकिन हमें लायबिलिटी कितना क्रिएट करना है? 3 लाख। तो टू लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन 3 लाख, तो 1 लाख कहां से आएगा? रिकंस्ट्रक्शन से। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। राइट, फिर 3 एंट्रीज छोड़ के आए थे अपन। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कौन सा था? एक तो पीपीई का रिटर्न डाउन करना है 20%। कितना वैल्यू आ जाएगा? पीपी को 20% से कम करना है, तो पीपी का वैल्यू है 2 करोड़ 50 लाख, तो उसका 20% 50 लाख 50 लैक्स।
और क्या करना है? और करंट एसेट्स को रिवैल्यू करना है 90 लाख पे। तो करंट एसेट्स को कितने से कम करना है? 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख रुपए से कम कर देंगे। हाँ। फिर इन्वेस्टमेंट का भी तो वैल्यू कम करना है। 1 लाख इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी 1 लाख से कम करना है। चलो कम कर दिया। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करना है। अब जो भी कैपिटल रिडक्शन हमारे पास बचा होगा, जो भी कैपिटल रिडक्शन हमारे पास बचा होगा, उससे हम पहले क्या राइट ऑफ करेंगे? पीएनएल का डेबिट बैलेंस। तो हमारे पास कैपिटल रिडक्शन कितना बचा है? 1 करोड़ 20 लाख प्लस 40 lakhs प्लस 24 लाख प्लस 16 लाख माइनस 1 लाख माइनस 161, 38 लैक्स बचा है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस कितना था? पीएनएल का डेबिट बैलेंस कितना था? 12 लाख। 12 लाख। तो वो पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। तो बाकी बचा हुआ पैसा कहाँ चला जाएगा? सी आर, नॉट सी आर आर, कैपिटल रिजर्व, नॉट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर है? अब कुछ लोग एग्जाम में क्या करते हैं, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट कैपिटल रिडक्शन टू लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन किया ना, उसकी जगह हम डायरेक्ट टू बैंक भी कर देते हैं कि बोला सेटल्ड करना है तो पे ऑफ भी कर देते हैं। वो भी गलत नहीं है। आप यहाँ लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन करो या फिर टू बैंक करो, बात एक ही है। यदि लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन रखोगे तो आपके बुक्स में लायबिलिटी दिख रहा होगा ये, राइट? तो आपको एक एंट्री और करना पड़ जाएगा, लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन टू बैंक, राइट? या फिर आप डायरेक्ट टू बैंक कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करना पड़ेगा। पीएल के लिए भी वो उसमें ऊपर दिखा सकते हैं। हाँ दिखा सकता है एक साथ में, 2 एंट्री नहीं करके आप एक साथ में दिखा सकते हो। फर्स्ट पॉइंट में तो नॉर्मली बोला है कि प्रेफरेंस शेयर अपना गिव अप कर रहे हैं 30%, तो टोटल 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास कितने रुपए के हैं? 6 लाख रुपीस के। 30% तो गिव अप ही कर दिया, यानी 1,80,000। बाकी बचा हुआ अमाउंट के लिए उन लोग क्या ले रहे हैं? 11% डिवेंचर्स ले रहे हैं। 4,20,000। अच्छा, ये मेरे को समझ में नहीं आया है। क्या चीज? कि 30% जो उन लोगों का वैल्यू है उसके बदले में उन लोग वो ले रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ फिर गिव अप करने का? एक तो मैं कैपिटल कम कर रहा हूँ, बदले में लाइबिलिटी लोन ही बढ़ाऊंगा, और वो भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बर्डन तो बढ़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम ऐसा अप्रूव ही नहीं होगा। टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर मतलब टोटल प्रेफरेंस शेयर्स का बात कर रहा है, तो यानी टोटल 6 लाख रुपए के उन लोग अपना 30% माफ कर देगा, लेकिन बचा हुआ पैसा के लिए दे आर आस्किंग फॉर 11% डिवेंचर्स। कंफ्यूजन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि 30% ये वो लोग 11% डिविडेंड्स ले। ऐसा कहां लिखा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलता है हमें 11% डिवेंचर दे दो, तो हम हमारा 30% गिव अप कर देंगे।
डिबेंचर होल्डर 12 लाख के डिबेंचर होल्डर है हमारे पास। बदले में क्या लेके जा रहे हैं? हमारी प्लांट एंड मशीनरी। टू प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख, बाकी फायदा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3 लाख। ये पीपी वाला नाम है। क्या चीज? अच्छा ठीक है। वो बोला ना प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट में, तो प्लांट एंड मशीनरी चला गया, डिबेंचर्स चला गया, बाकी फायदा हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स भी चले गए, बदले में 11% डिबेंचर बोल के हमारे पास आ गया ऑफ रुपीज 4,20,000। Inventory equals to 5 lakh in book value will be taken over by trade payables in full settlement of their dues। देना कितना है ट्रेड पेबल्स को? 5,92,000 देना है। तो ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट 5,92,000 का लाइबिलिटी बंद हो रहा है, बदले में हम क्या दे रहे हैं? 5 लाख का इन्वेंट्री दे रहे हैं। तो 92,000 कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। इन्वेंटरी 5 लाख से बढ़ जाए ना। इन्वेंट्री क्यों बढ़ेगा? नहीं कम हो जाएगा उसके बाद। ट्रेड पेबल्स चला गया, इन्वेंट्री 5 लाख से कम हो जाएगा तुम्हारा, तो 9 लाख का इन्वेंट्री बचेगा। थोड़ा बहुत रिदम आ रहा है या नहीं आ रहा है इस चैप्टर में? प्योरली जर्नल बेस्ड है। यहाँ पे बस जहां जहां जिस लैंग्वेज में फंसो उस लैंग्वेज को मार्क करके रखना। इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट प्राइस, तो इन्वेस्टमेंट को कम करना है 13,000 से। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 13,000, और भी कुछ कुछ होगा तो एक साथ कर लेंगे, छोड़ दिए एक बार का इसको। कंपनी वुड इशू 11% डिबेंचर्स फॉर 3 लाख and augment its working capital requirement after settlement of bank overdraft। oh my god, ये क्या बोल दिया? बोलता है 3 लाख रुपए का नया डिबेंचर इशू करेगा कंपनी। वो जो पैसा आया है उससे क्या करेगा? सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म करेगा और बाकी पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेगा। तो यानी ऑगमेंट क्या होता है सर? वो जो पैसा आया उसको कैसे यूज करेगा, उसके बदले में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मैनेज किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर 3 लाख रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर 3 लाख रुपीस,
अब ये जो 3 लाख आया है उसको क्या सेटल डाउन करना है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाई नहीं दे कहीं तो होगा, कुछ तो एक्स्ट्रा पेमेंट किया होगा। अब हमारे डिबेंचर्स 11% डिबेंचर्स और 3 लाख के बढ़ गए तो 7,20,000 हो गया। बैंक बैलेंस 3 लाख बढ़ गया। 1.5 लाख का है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट ये पूरा हटा देंगे, रीपे कर देंगे, तो यानी कैश बैलेंस बच जाएगा 1,60,000 इन टोटल। 10,000 पहले से है। बैलेंस शीट का। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000। अब कैपिटल रिडक्शन का जो भी बैलेंस है उसको ही यूज करने बोला होगा क्वेश्चन में, तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस उड़ा देते हैं 4,05,000। कैपिटल रिडक्शन में पैसा है कितना? 1,80,000, 3,92,000, 5,72,000 है। 5,72,000 में से 13,000 तो इन्वेस्टमेंट में यूज हो गया, 4,05,000 पीएनएल का डेबिट बैलेंस उड़ा दिया, तो बाकी एक्स्ट्रा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो बैलेंस शीट में तुम्हारा एक कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 1,54,000 का। दैट्स इट। बैलेंस शीट में इतना चेंजेस होगा। The preference shares were reduced to 2.5 per share and the equity share to ₹1 per share. Preference shares का फेस वैल्यू है 10 रुपए, उसको 2.5 रुपए कर देगा, और इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू है 10, उसको कर देगा 1 रुपए। तो 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000 एक साथ ही कर देता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस, बदले में 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहेगा। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो उतने ही रहेंगे 15,000, बट वैल्यू 2.5 37,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम रहेंगे 20,000, फेस वैल्यू 1 रुपए, तो 20,000। बाकी सारा चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 2,92,500 2,92,500 2,92,500। ठीक है। Being preference shares reduced to ₹2.5 each and equity share reduced to ₹1 each। यहां तक दिक्कत नहीं। Point number 2. One new equity shares of ₹1 was issued for the arrears of preference dividend for past 4 years। पिछला 4 साल से एरियर था, ठीक है, उनको हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं 1 रुपए का।
4 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर है, तो 4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड होता कितना है? 1,50,000 फेस वैल्यू है, एवरी ईयर 8% के हिसाब से 12,000 पर एनम बनता है, और 4 साल का 48,000। अब हमने कोई लाइबिलिटी बुक तो कर नहीं रखा था, लेकिन हम दे उनको क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे 1 रुपए का, मतलब 48,000 इक्विटी शेयर्स चले गए। तो लाइबिलिटी बुक करते तो वैसे भी कैपिटल रिडक्शन डेबिट होता, तो इन शॉर्ट यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, being equity share issued against area of preference dividend. The debenture holder took over the freehold property at an agreed figure of 75,000 and paid the balance to the company after deducting the amount due to them. Oh my God! क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है डिबेंचर होल्डर, पहले तो ये देखो डिबेंचर होल्डर को देना कितना है अपन को, 10% डिबेंचर्स 50,000। क्या इससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट भी ड्यू है क्या? इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर 5,000, तो ये दोनों ही देना पड़ेगा ना अपने को। अरे करंट लायबिलिटी में देखो पॉइंट नंबर सी, अदर करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर, तो ये दोनों मिला के ही तो डिबेंचर होल्डर को पे करना है। तो आपको डिबेंचर होल्डर को पे करना है 8%, 10% डिबेंचर, 50,000 रुपए का, फिर इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर ये भी पे करना है, कितना का था? 5,000। क्लियर है? ये दो चीज देना है, कितने में दे रहे हैं? Agreed to take over the freehold property and an agreed figure of 75,000। हमारे बुक्स में फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी है कितने का? 1,20,000। तो यानी 1,20,000 का फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी जा रहा है कितने रुपए में? 75,000 में। तो एक बात समझो, तो हमें फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू कम करना पड़ेगा, यानी फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू कम करने के लिए एक एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी। तो मैं अलग ही कर रहा हूं उसको ताकि आप कंफ्यूज न हो। इसमें तो समझा रहा है, वो वैल्यू कम करने के लिए बोल रहा है या 1,20,000 में से 75,000 पे करने के लिए बोल रहा है? क्या चीज? फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपका 1,20,000 वाला जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो 75,000 रुपए में लेके जाएगा। तुम ये भी समझ लो यहां पे कि वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके जा रहा है टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कितने का? 75,000। तुम्हारे पास दो लायबिलिटी थी, डिवेंचर होल्डर को 2 पैसा देना था, एक उनका प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट, है ना? तो उनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बना के मिलके बनता 55,000। बदले में वो हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं एट ए वैल्यू ऑफ 75,000। कहां पे? सब में, जहां डिवेंचर होल्डर टर्म आया है वहां पे हमने सब में जोड़ा है डिवेंचर होल्डर। और आपको बैलेंस शीट में चेक करना पड़ेगा क्या इंटरेस्ट ड्यू है या नहीं है। पुराने क्वेश्चन में इंटरेस्ट ड्यू था भी कहां? हाँ, तो इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे थे ना। यहाँ ऑलरेडी हमारे बुक्स में है लाइबिलिटी, तो हमें तो वो भी तो देना पड़ेगा। 55,000 को लोगों ने रहता है, लेकिन उनको हम लोग पे करें 75,000। तो बोला है डिफरेंस अमाउंट उन लोग क्या करेगा? कैपिटल रिडक्शन से लेगा क्या? नहीं, उन लोग क्वेश्चन पढ़ो, उन लोग पे कर रहा है 20,000 रुपए उन लोग पे कर रहा है। अरे यही तो लिखा वहां पे कि डिवेंचर होल्डर अपना फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके जा रहा है 75,000 रुपए में अगेंस्ट देयर ड्यूज एंड पेड द बैलेंस टू द कंपनी। तो डिफरेंस अमाउंट उन लोग कंपनी को पे कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे बुक्स में तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 120 का था,
उसको 75,000 पे पहले लेके आना पड़ेगा ना, तो यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू कम करना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पार्ट में बिक्री नहीं होता है क्या? नहीं, यहाँ तो पार्ट में नहीं बेच रहा है, कैसे पता पार्ट में नहीं बेच रहा? पूरा ही फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रहा है ना, ऐसे क्या बोला, पार्ट ऑफ द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थोड़ी लिखा है। अब जाके हमारा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जीरो हो जाएगा ना। पहले 1,20,000 को हमने 75,000 का बनाया, अब 75,000 वाला हमने डिवेंचर होल्डर को दे दिया, और डिफरेंस जो भी है वो हमने डिवेंचर होल्डर से पैसा ले लिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी वाज रिटन डाउन टू 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 1 लाख तक लेके आना है, 1,30,000 का वैल्यू है, तो यानी 30,000 से वैल्यू कम कर देना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड फॉर 32,000, तो इन्वेस्टमेंट बेच दिया, इन्वेस्टमेंट था कितने का 40,000, तो 32,000 में सेल किया, तो यहाँ पे भी लॉस। तो पॉइंट नंबर 4 का एंट्री क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 का, ये तो लास्ट में नहीं करेगा। हाँ कर सकता है, एक साथ में भी कर सकते हैं, मतलब लिख के छोड़ देता है टू प्लांट एंड मशीनरी, बाकी और कुछ भी क्रेडिट होगा तो एक साथ कर देगा। 30,000 ये तो आना ही है ना, फिर स्पेस छोड़ देता है, और तो क्या है। इन्वेस्टमेंट बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट 32,000, इन्वेस्टमेंट था कितने का, टू नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 40,000, तो लॉस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। Goodwill and obsolete stock of 10,000 were written off, तो गुडविल को कम करना है हमें, और इन्वेंट्री में से 10,000 रुपए कम करना है, तो गुडविल कितने का है, तो गुडविल 50,000 से कम हो जाएगा, एंड इन्वेंट्री 10,000 से कम हो जाएगा, इसे एक ही एंट्री में कर लेंगे। क्लियर है? A contingent liability of which no provision had been made was settled at 7,000, and of this amount 6,300 was recovered from the insurance। अच्छा ठीक है, अलग करेंगे, नया पॉइंट है, तो ये हो गया 90,000, इस एंट्री को क्लोज कर देते हैं। इसमें कैपिटल रिजर्व वाला नहीं जा सकते, नहीं वो तो कैपिटल रिडक्शन अभी तक कहानी किया नहीं, लास्ट में और एक पॉइंट है ना, सोचा अलग अलग समझते चलते हैं, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपको क्या बोला, एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी था, उसको पे ऑफ करना है 7,000 में। कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे ऑफ करते हैं, समझना अच्छे से, अलग अलग करके कर रहे हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, प्रैक्टिकली कंटिंजेंट लाइबिलिटी तो हमने बुक करके रखा ही नहीं होगा, है ना? तो होना तो चाहिए कैपिटल रिडक्शन टू बैंक अकाउंट। एंट्री तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोल के होना ही नहीं चाहिए। क्या हमने कोई रिकॉर्ड कर रखा है क्या कंटिंजेंट लाइबिलिटी नाम का? हमारे लाइबिलिटी में तो ऐसा कोई लाइबिलिटी है भी नहीं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। नहीं है। तो हम लोग क्या करेगा, टू बैंक कितना पे ऑफ करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 7,000। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखो क्या बोला उसी पॉइंट में, of this amount 6,300 was recovered from the insurance company। बैंक में आएंगे हमें 63 तो साथ में नहीं कर सकता था। कर सकता था, ऐसे ही अलग अलग समझा रहा है। बैंक टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 6,300, मर्ज एंट्री भी कर सकते थे। हाँ, मर्ज एंट्री क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट तो उसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 700 से to अरे बाबा सिर्फ 700 से तो एंट्री करना था, वही बस कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 700 कर देने से भी तो काम हो जाता। ठीक है, अब लास्ट में सारा एंट्रीज हो गया तो क्या करना है, जितना भी कैपिटल रिडक्शन में पैसा है पहले वो कैलकुलेट करो, जितना भी कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट है वो कैलकुलेट करते हैं। कितना है, पहला एंट्री में 292,500 माइनस 48,000 माइनस 45,000 माइनस 90,000 माइनस 8,000 माइनस 7 प्लस 6,300 1,008,000 कितना है, सेट ऑफ कर दिया ऊपर से एवरीथिंग, ये वो वाला प्लान मशीनरी को दो एवरीथिंग। तो टू पीएनएल कितना लॉसेस चल रहा था बुक्स में, 70,000। इंटेंजिबल एसेट्स भी राइट ऑफ कर चुके, फिक्टिशियस एसेट्स हो चुका, तो बाकी एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। वो हम लोग 6,300 को इंश्योरेंस वाला क्यों नहीं दिखाएंगे? क्या चीज, इंश्योरेंस बोलकर क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों दिखाएंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी डेबिट करोगे तो वो डेटर बन जाएगा ना, फिर उसको क्लोज करना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करके। तो डायरेक्ट तो कैपिटल रिडक्शन ही कर लो, पहले आप एक अकाउंट खोलोगे फिर उसको ट्रांसफर एंट्री करके क्लोज करोगे, नरेशन में लिख देना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इतना टाइम कंज्यूमिंग है। अकाउंट्स का पेपर लेंदी ही होता ऐसा है। लिखना। ऐसी तो रहती है। उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाना। नेक्स्ट कौन सा करें? इलस्ट्रेशन नंबर 8 जिसका हो गया मैच कर लो। सबसे पहले तो फर्नीचर का वैल्यू कम करना था, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिक्सचर 55,000। देन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, वन और थर्ड एक साथ कर सकते हैं ना? हाँ वन और थर्ड अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन टू प्लांट एंड मशीनरी टू इन्वेस्टमेंट टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड वाला में फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू रिकंस्ट्रक्शन, फिर प्लांट एंड क्या चीज, पॉइंट नंबर 1 सी, अच्छा ठीक है। पॉइंट नंबर सी में थर्ड में बोला डिवेंचर होल्डर एक्सेप्टेड टू रिसीव
द फॉलोइंग इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट 9% डिवेंचर। प्रेजेंटली हमारे बुक्स में लाइबिलिटी है 2,50,000 का, बदले में उन लोग क्या लेने को रेडी है, 1/5 ऑफ द टोटल टू बी पेड इन कैश, यानी 2,50,000 का 1/5 दैट इज 50,000 कैश में पे कर देंगे। तो 50,000 तो कैश में गया, बाकी 70,000 में लैंड एंड बिल्डिंग लेके जा रहे हैं। तो 2,50,000 में से 50,000 कैश एंड 72,000 लैंड एंड बिल्डिंग चला गया, और बाकी जितना भी पैसा है वो फॉरगॉन कर रहा है, मतलब वो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन का डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो वो जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर देंगे, क्वेश्चन बोल रहा है। और फिर पीएनएल भी राइट ऑफ कर देगा, और पहले रिकंस्ट्रक्शन में जो बैलेंस है पीएनएल राइट ऑफ करेंगे, अब रिकंस्ट्रक्शन में और डेबिट बैलेंस हो गया तो वो आप जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर दोगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑलरेडी राइट ऑफ मतलब नेगेटिव में, और फिर से नेगेटिव, हाँ और नेगेटिव चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास जनरल रिजर्व है, क्वेश्चन ने बोला है जनरल रिजर्व यूज कर लेना। कैपिटल रिडक्शन में ना, या रिकंस्ट्रक्शन एक ही बात एक ही बात है। किसी का भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 8 में तो पूछ लो, इजी सा क्वेश्चन था। जिसका ये हो गया वो नंबर 9 करेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, राइट। बदले में आप नया इक्विटी शेयर्स दे रहे हो उनको 10 रुपए फेस वैल्यू वाला, 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग्स, यानी अभी जितना है उसका 3/5, यानी 1 लाख इंटू डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 60,000 रुपीज के इक्विटी शेयर्स दे दिए। बोल रहा है 10% प्रेफरेंस शेयर्स भी दे रहे हैं उनको हम, कितना, 1/5 ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर्स। अबव मतलब पॉइंट नंबर ए में जो दिया है हमने, पॉइंट नंबर ए में हमने 60,000 इक्विटी शेयर्स दिए रुपीस के, उसका 1/5 यानी 12,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए हमने, एंड 40,000 रुपए के 8% डिबेंचर दे दिए। वही तो हम बोला, ज्यादा ही हो गया। दे दिया तो दे दिया, क्या करें, ज्यादा कैसे हो गया, कितना हो गया? 10 लाख के बदले में तुमने इतना दिया है, 10 लाख 10 लाख की तो है, 1 लाख 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच है, रुपीज 1 लाख नहीं है। 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच मतलब 10 लाख रुपए के बदले में 60,000 के तो आपने क्या किया, 60,000 नहीं सॉरी 6 लाख का तो इक्विटी शेयर्स दे दिया, 10% प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया आपने, कितना 1,20,000 एंड 8% डिबेंचर्स हो गए 40,000 इंटू 40,000 का ही है वो रुपीज ही है, तो बाकी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आ जाएगा। सब कर्मा है। करते इतना काम। ये बेंच पूरा टूट गया। कौन सा? हाँ वो वैसे टूट गया, मतलब खुल गया। हाँ पेस्टिंग मार दिया। स्क्रू निकल गया उसका, स्क्रू। जिसका ढीला है लगवा लो। ये समझ आया नंबर 1। हाँ। बाकी तो पॉइंट्स इजी है, फटाफट करो इसको, हो गया। जिसका हो गया मैच करो। Equity shareholder is settled. Resolution किसने? Being equity shareholder settled। मतलब क्या होता है? ऐसे छोटा सा नरेशन लिख दिया रे, हाँ, तरीके first से डिवेंचर मतलब क्या होता है? क्या चीज, फर्स्ट मॉर्गेज एंड सेकंड मॉर्गेज, दो तरह का डिवेंचर होता था ना। प्रायोरिटी दिया जाता है इन कॉन्टेक्स्ट टू रीपेमेंट,